अब ना तो उसे बेरियल मिला, ना ही उसे क्रेमेशन मिला, ना उसे इंसाफ मिला। अब वो दिखता था मुझे। पतली सी लड़की है, अच्छी खासी यंग लड़की, उसे 4 लोग मिलकर नहीं पहुंचा पा रहे थे अंदर तक। अच्छा जी। बुजुर्ग भी अच्छे खासे पहुंचे हुए थे, उन्होंने बता दिया इसमें चौकी आई हुई है। चौकी छोड़ी है किसी ने। कभी भी जोर जोर से हंसने लगती थी, और वो हंसी ऐसी नहीं थी कि माँ बाप उसे देख के खुश हो कि लड़की खुश है, नहीं। मैंने भीड़ देखी है उस लड़की के पीछे। अच्छा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 नहीं, पूरी भीड़। इसके शरीर में किसी और चीज को जगह दी हुई है जो इस शरीर को चला रही है। इनकी छाती पे वही इंसान बैठा हुआ है और इनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। आपको घर में पायल की आवाज आती है? आपके घर में एक फीमेल और एक बच्चा है, एंटिटी है? कह रहे हाँ आती है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि ब्रह्म राक्षस, रक्त पिशाच, शाक चुन्नी, निशिडाक, कच्चे कलवे और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज जो अर्बन लेजेंड्स में काउंट होती है। हमेशा से हम ये बोलते आए हैं, इस चैनल की जो यूएसपी है वो यही है कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुला रहे हैं। अगर आपको लगे कि आप भी कुछ बताना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया मैं बाद में बताऊंगा। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हैं महिमा, और महिमा ने रिसेंटली ही बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जहां पर उन्होंने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सॉल्यूशन दिए हैं, हीलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हैं, और आज महिमा हमारे साथ है। और वैसे तो महिमा शुरू से ही कॉर्पोरेट में काम करती आई हैं और बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने इवेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है, हम छोटे में रख के चाहेंगे महिमा खुद से बताएं। वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा महिमा को लेते हैं स्क्रीन पे और उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है दीन दुनिया में जो दिख रही है, और उस दुनिया के बारे में भी जो नहीं दिखती खुली आंखों से। कैसी महिमा आप? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। बाकी आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, इतनी ज्यादा कुछ खास भी नहीं हूँ, जो पर हाँ जो ठीक मेरे को है। लगा मैंने वो बताया। बिल्कुल। अह, आज आपके लिए ऐसे ऐसे केसेस लाई हूँ जिनसे मैं ये सोच सकती हूँ कि या तो जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी, और जिनके साथ हो चुका है वो एक बार को तो जरूर बोलेंगे यार ये क्या हो गया। वक्त न जाया करते हुए पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल। बेसिकली मेरी जर्नी जो है साइकिक मीडियम के, पहले तो मैं कॉर्पोरेट में ही काम करती थी, आपने बिल्कुल सही कहा है, बट साइकिक जर्नी मेरी शुरू हुई थी हमारे शो के साथ, डे टू स्टे डेयर माया टू भी जा स्टे। चुकी आने हाँ वाला है। जी, मेरी साइकिक जर्नी वहां से शुरू हुई, बट अगर मैं अपने पास्ट पे जाती हूँ तो ये जो मेरी पावर्स हैं, जो मुझे दिखाई देता है, अब मैं इसे श्राप बोलूं या फिर वरदान बोलूं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये मेरे लिए एक श्राप बन के रहा। बट आफ्टर गेटिंग इनटू दिस थिंग कि हाँ ठीक है, मुझे इसमें जाना है, मुझे पैरानॉर्मल वर्ल्ड में घुसना है, उसके बाद ये मेरे लिए वरदान बना है। तो मेरी कहानी जो है वो मेरे बचपन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन हाँ ये एक स्टोरी की तरह है, जनता के लिए स्टोरी है, जिन पे बीतती हैं उनके इंसिडेंट्स हैं, और मेरे लिए केसेस होते हैं। तो मेरा भी एक वक्त, मैं खुद भी एक केस थी देवांशु सर का, तो उनके लिए केस था, जनता के लिए स्टोरी है, जो मानते हैं उनके लिए है, जो नहीं मानते वो एंटरटेनमेंट के लिए सुन लें। सही बात है। तो बेसिकली मैं काफ़ी छोटी थी, मेरी मम्मी बताती हैं मैं 2 ही साल की थी। तो अब कई लोगों ने बोला था कि मैं, होता क्या था, मैं 2 साल की थी तो मैं मम्मी को बोलती थी, हमारा एक मंजिला एक घर था, हम लोगों ने नया नया ही शिफ्ट किया था, दिल्ली में ही रहते थे हम लोग। उस घर में एक मंजिला घर के ऊपर, जैसे पुराने घर बने होते थे, तो एक गलियारे के बाद सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ निकल जाती थी, तो किचन के सामने एक बरामदा था, उससे आगे सामने की तरफ सीढ़ियाँ जाती थी। तो मैं किचन के सामने खड़े होकर ऊपर की तरफ इशारा करके मम्मी को बोलती थी, मम्मी बाबा लड्डू मांग रहा है। अब वहां कोई नहीं होता था, मम्मी को लगा शायद इमेजिनरी बच्चे बना लेते हैं, तो बना लिया होगा, शायद दिमाग में बच्चे के चल रहा होगा कुछ, या कोई हॉरर मूवी वगैरह देख ली होगी, बट ऐसा अक्सर होने लगा। और एक बात जो मम्मी ने नोटिस की वो ये थी कि उस इंसिडेंट के बाद मुझे बुखार होता था, 3 से 4 दिन लगातार वो बुखार चलता था, और 102 103 आराम से बहुत अच्छे से बुखार रहता था। अब यहाँ पे कई लोग बोल देते हैं, कई लोगों ने पहले भी बोला कि 2 साल का बच्चा बोलने लगता है, तो सर बात तो ये है कि जो बच्चे नहीं बोलते हैं, गोद के बच्चे की भी माँ तो समझ जाती है। तो मेरी मम्मी ने बताई है, तो मुझे नहीं लगता कि मम्मी, ऐसा नहीं होगा कि किसी माँ को समझ ना आए 2 साल के बच्चे की। तो जब ये अक्सर होने लगा, तब मेरी मम्मी ने किसी को रीच आउट किया, 2 4 जगह पता किया, तो कुछ नहीं पता लगा, वही पैसे ठगने वाले भी होते हैं। पर फिर हमारे फैमिली में ही थे कि कोई नोन थे, मम्मी के रिश्तेदार, उन्होंने किसी का पता दिया कि उन पे है, सिद्धि है, सिद्ध पुरुष हैं। तो
हम लोग उन पे गए, जब मम्मी गई, मैं तो गई नहीं, गई थी, मुझे याद भी नहीं है, तो मम्मी गई तो मम्मी ने पूछा कि ये क्या चीज़ है। तब उन्होंने बताया कि वहां पे एक मृत व्यक्ति की आत्मा है जो आधा जला हुआ है और कटा सा फेस है उसका। उसके बाद आस पड़ोस में पता किया गया, वो घर के बारे में, वो पुरानी चीज़ों के बारे में। जब पुराने बड़े बुजुर्गों से पता किया तब पता लगा कि घर बनने से पहले वहां पे एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में एक मजदूर कट के मर गया था। लेकिन फैक्ट्री जो ओनर था वो काफ़ी रुबाबदार इंसान था। उस वक्त फैक्ट्री, उस टाइम की मैं बता रही हूँ आपको, 1998 की बात है, उससे भी पहले हम जा रहे हैं अगर फैक्ट्री पे, तो आप समझ सकते हैं कि इस ओहदे का इंसान रहा होगा वो 90s में, 80s में एक्चुअली। तो उन्होंने, 1980s में। हाँ, 90s 80s के आसपास में। अब उन्होंने उस चीज़ को बाहर आने ही नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नाम खराब हो, फैक्ट्री का नाम खराब हो। उन्होंने उस जो मजदूर था उसकी बॉडी उसी जमीन के नीचे ही दफना दी। हाँ जी। अब ना तो उसे बेरियल मिला, ना ही उसे क्रेमेशन मिला, ना उसे इंसाफ मिला। अब वो दिखता था मुझे। उसके बाद फिर वो घर बेचने की कोशिश की मम्मी ने कि यहीं से निकल जाते हैं अगर ज़मीन की ही दिक्कत है, लेकिन वो घर बिकता भी नहीं था। कई बार हुआ, लोग आते थे, बयाना पकड़ाते थे, पैसे एडवांस पकड़ाते थे, उसके बाद वापस नहीं आते थे। लोग पैसे दे के गायब हो जा रहे हैं, वापस आ ही नहीं रहे देखने के लिए। सोचो, कई लोग वापस आते भी थे तो भी कह देते थे कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमारा मन नहीं मान रहा। हाँ जी। तो घर बिकना बहुत मुश्किल हो गया। फिर वापस गए उन्हीं गुरुजी के पास, उन्हीं सिद्ध पुरुष के पास। तो उन्होंने एक लाल कपड़े में एक नारियल और कुछ सामान रख के दिया और उन्हें बोल दिया कि ये घर में रखो, बिक जाएगा। अगले 15 दिन के अंदर बयाना हुआ, 1 महीने के अंदर वो घर बिक गया और हमने शिफ्ट कर लिया, जिसे हम 2 साल से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। हाँ, उसके बाद भी कई चीज़ें, कई स्टोरीज, कई चीज़ें होती थी, इंसिडेंट्स होते थे, लेकिन बच्चे दिमाग को काफ़ी चीज़ें समझ ही नहीं आती। राइट। तो जब बड़ी हुई धीरे धीरे तब समझ आने लगी, जब तब पता लगा कि हमारे पूर्वज, जो मेरी मम्मी के मेरी नानी के मामा थे, वो पीर की गद्दी संभालते थे। आज भी पंजाब में, मैं आपको बता भी दूंगी एग्जैक्ट पता, पंजाब बॉर्डर की तरफ कहीं एक पीर की गद्दी है, वो है, मज़ार है, दफनाई हुई है, उनकी कब्र है, और पूरा गांव आज भी उस पर दिया लगाता है। इतने जाने माने थे वो। तो कुछ लोग कहते हैं शायद वहां से मिल रहा है, वहां से चलता आ रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ भी काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए, इसके बारे में कभी हम किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो वो चीज़ें मेरी जनरेशनल चलती आ रही हैं, लेकिन कभी किसी को इस चीज़ में जाना नहीं था तो हम लोगों ने उसे परस्यू नहीं किया। पर मेरी लाइफ में इंसिडेंट्स कुछ ऐसे हुए कि वो मेरी मजबूरी हो गई उस चीज़ में जाना। मैंने नकारने की भी कोशिश की है काफ़ी, मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल काम, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मेरा मन उठ गया था कि नहीं, अब नहीं रिसेंटली करना है। कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, रिसेंटली लास्ट सितंबर में मेरे साथ एक हादसा हुआ। वो रिसेंटली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस सितंबर से लेकर अक्टूबर और नवंबर मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मुझे करना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद सिचुएशंस ऐसे हो गए कि मैं खुद बीमार पड़ गई थी। तो फिर मैंने दोबारा रीच आउट किया देवांशु सर को, उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। फिर से नेहा मैम इंक्लूड हुई, उन्होंने मेरी स्कैनिंग की, तब उन्होंने बोल दिया कि या तो आप सेशन करोगे या फिर करवाओगे। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि एक शो आने वाला है जिसमें आप हिस्सा रही हो, हाँ शो का जी। डेट उस टाइम आया विजाल सीजन 1, उसमें आपको याद है कि परफॉर्मेंस जब आपका टास्क हुआ था उसके बाद आपकी आंखें पलट गई थी? नहीं, मुझे वो याद नहीं है। मेरे को जहां तक याद है ना, मैं टास्क करने के बाद जब वापस आई थी तो जो मेरे पैर कांप रहे थे, मुझे लग रहा था अगर 1 सेकंड और ये टास्क खींच गया मैं गिर जाऊंगी, मैं शायद नहीं खड़ी रह पाती। आप ही आए थे पकड़ने के लिए, भागने सबसे पहले, कि ये गिर जाएगी इसके बाद। तो वहां पे एक चीज और बहुत अजीब थी कि मैं हंसी आ रही थी उल्टा, वहां पे डर वाला माहौल था और मैं जोर जोर से हंस रही थी। आपको याद होगा, पता नहीं, आप पोजेस थे ना उस टाइम? मैं बहुत बुरी तरह से हंस रही थी। और मुझे अजीब बात यह है कि पोजीशन में मुझे याद है कि मैं हंस रही थी, मैं हंसी रोक नहीं पा रही थी असल में, और मैं अपने पैर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके बाद देवांशु सर ने सर पे हाथ रखा, मैंने आंखें बंद कर ली थी। उसके बाद का मुझे बहुत मेरे तो हमने ही देखा था जो हुआ था। खैर, आते हैं आज इंसिडेंट पे। जी। तो वहीं से देवांशु सर मेरे से कनेक्ट हुए थे पहले। तो उस टाइम पे वही मेरा पहला केस था। देवांशु सर ने अपने पॉडकास्ट में बताया भी था कि वो मैं ही थी, महिमा, जिसका वो केस था। तो उसके बाद से वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, वो चल ही रही है अभी तक।
ये सारी चीजें जो होती आ रही है कहाँ सुनी आपने? अभी आप बता रहे थे 2-3 किस्से हैं, उनमें पहला किस्सा हम स्टार्ट करते हैं। जी। तो पहला जो किस्सा है वो मेरा अपना केस है। हम्म। फिर से मेरा केस है, जनता के लिए स्टोरी है, और जिनके साथ हुए हैं उनकी आप बीती है। तो ये किस्सा शुरू होता है 2004 में। इस लड़की पर थोड़ा असर दिखना शुरू हुआ, जैसे गुमसुम बैठी रहना, अकेले रहना, और बेसिक बिहेवियर होता है ना किसी का, इंसान का, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। एक इंसान होता है कि वो चुप ही रहने का आदी होता है, कम बात करता है, लेकिन एक इंसान होता है जो बहुत बोल रहा है, बहुत हंसी खुशी रहता है, और अचानक चुप हो जाए, समझ आ जाता है। इनके माता पिता ने थोड़े टाइम तो नोटिस नहीं किया, लेकिन जब वो बेसिक बिहेवियर अग्रेशन में बदलने लगा, तब उन्होंने नोटिस करना शुरू किया। तब इनको कहीं से पता लगा, एक बुजुर्ग किसी के बारे में, बुजुर्ग थे काफ़ी, किसी बुजुर्ग के बारे में जो कि अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी पहुँचे हुए इंसान थे, और अच्छे सिद्ध पुरुष थे। तो उनके बारे में इन्हें पता लगता है। अब यहाँ पे टास्क इनकी फैमिली के सामने ये आया कि लड़की का नाम हम एक पूजा रख लेते हैं, कि पूजा को उस तांत्रिक, या आप पीर कह लो, जो भी, उन बुजुर्ग तक लेके कैसे जाया जाए, क्योंकि वो जाएगी तो है नहीं। अब उनको बोला गया कि मंदिर जा रहे हैं और साथ में चलते हैं, निकल गए। उन बुजुर्ग को पहले से बता दिया गया था कि ये प्रॉब्लम चल रही है, सारी चीज़ें उन्हें पहले से खोल के बता दी गई थी। वहाँ पहुँचे हैं, बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ये अड़ गई, मैं अंदर जाऊंगी ही नहीं, कुछ हो जाए, मैं यहीं मर जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। बहुत दिक्कत हुई। अब ये लगाओ, एक कितना पतली सी लड़की है, अच्छी खासी यंग लड़की, लेकिन पतली, उसे 4 लोग मिलकर नहीं पहुंचा पा रहे थे अंदर तक। अच्छा जी। उस टाइम पे वो जान थी उसके अंदर। फिर अंदर से उन्हीं के चेले आए, उन्हीं बुजुर्ग के जो शिष्य थे वो अंदर से आए हैं, वो लेके गए हैं। और बुजुर्ग भी अच्छे खासे पहुंचे हुए थे, उन्होंने बता दिया इसमें चौकी आई हुई है, चौकी छोड़ी है किसी ने। और अब इतने अच्छे पहुंचे हुए थे कि उन्होंने एक भूभूत उठाई, कुछ पढ़ा, और उसके मुंह पे मार दी, कह रहे जा, कट गई चौकी। अच्छा जी। और वो लड़की ठीक भी हो गई थी, हैं? बिल्कुल हैप्पी एंडिंग है ना, नहीं हुई थी, वाह। बताती हूँ। अब ये प्रॉब्लम उसके साथ 2020 में फिर से शुरू हुई। पहले 2004, फिर 2020। हाँ, 2006 में उन्हें कोई मिला, हाँ। 2004 में शुरू हुई थी, 2006 करते करते इग्नोरेंस पे बात आ रही थी। 2006 में उन्हें बुजुर्ग मिले, उन्होंने काट दी। अब ये 2020 में फिर शुरू होती है। ठीक है। अब वो लड़की पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई। होता क्या था, पहले तो अकेले रहने लगी, उसकी हेल्थ डिटोरिएट होने लगी, खाना नहीं खाती थी। हालत ये हो गई, पहुंचते पहुंचते 3-3 दिन वो खाना नहीं खाती थी, 3 दिन पूरी भूखी, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, एक चादर लेके अपने मुंह पे ढक के बस पड़ी रहती थी। कभी कभी उठती थी, अगर दिन में उठती है, एक दीवार का कोना लेके घूरती रहती थी, उससे कोई है नहीं, वो बस घूरती रहेगी, उसे एक टक घूरती रहेगी, घूरती रहेगी, और कुछ नहीं करना है। कभी भी जोर जोर से हंसने लगती थी, और वो हंसी ऐसी नहीं थी कि माँ बाप उसे देख के खुश हो कि लड़की खुश है, नहीं, उस हंसी से डर लगता था उन्हें। कभी भी रोने लगती थी, और अगर कोई पूछे क्या हो गया, अपने ही थप्पड़ मारने लगती थी, जोर से, जोर जोर से। मैंने देखा है अक्षय भाई, वो इतनी जोर से थप्पड़ मारती थी, 4 थप्पड़ में किसी के भी गाल लाल हो जाए। अच्छा जी। और वो 15-20 थप्पड़ मारती थी, अपने निशान छप जाते थे उसके गाल पे। माँ बाप इतना डर गए थे कि उसके कमरे में कोई जाता ही नहीं था, उसकी अपनी फैमिली उससे इतना डरने लगी कि कोई बात करने नहीं जाता था, बैठे बैठे अपने नाखून उखाड़ देती थी वो। अब यहाँ से फिर इनका भटकना शुरू हुआ, कोई मिल जाए ठीक करने के लिए, कोई इलाज मिल जाए, कहीं तो कुछ तो मिले। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अब वो लड़की घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, उसे कहीं नहीं ले जा सकते थे। अब लोग कहेंगे मेहंदीपुर बालाजी ले जाते, अरे भाई वो चीज़ घर से बाहर निकलने दे तो कहीं वो पहुंचे, वहां तक पहुंचने तो दे, बात यहाँ आ जाती है सारी। अब होता क्या था, कभी कभी ये लड़की अंदर कमरे में बैठी हुई है और बड़बड़ा रही है, मैं क्यों मारूं किसी को, मैं किसी को नहीं मारूंगी, मैं अपने परिवार को नहीं मारूंगी, अंदर कोई भी नहीं है वैसे, वो खुद से बातें कर रही है। अच्छा जी। मैं किसी को नहीं मारूंगी, मेरा परिवार है, मैं नहीं मारूंगी। फिर कहती थी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, और सामने प्लेट रख दो, फेंक के मार देगी। फिर कहती थी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ मरोड़ो मत,
और फिर चिल्लाने लगती थी, जोर जोर से रोने लगती थी, जैसे तड़प रही है पेन में। अब और ये सारी, आप ये सोचो, वो फैमिली बाहर खड़े होकर सुन रही है, पर किसी की हिम्मत नहीं है अंदर जाके पूछ ले क्या हुआ। इतना डरे रहते थे वो लोग। अब हमारे पास जब ये केस आया तो हम लोगों ने कोशिश की इस केस को लेने की, पर किस्सा यहाँ अटक रहा था कि वो लड़की वीडियो कॉल पे आती ही नहीं थी। अब हम लोगों का सेशन वीडियो कॉल पे होता है। उसके माँ बाप को बोला गया कि आप एक तो सबसे पहले करंट पिक भेज दीजिए अपनी, और वीडियो कॉल पे सेशन होगा। वो लड़की किसी से बात ही नहीं करती थी, जो घर से बाहर नहीं जा रही, फोन पे बात नहीं कर रही, वीडियो कॉल पे कहाँ से आएगी? वीडियो कॉल तो दूर की बात, वो फोन पे ही नहीं बात करती थी किसी से, ताकि कोई उधर से मंतर ना पड़ दे। ऐसे हाल हो गए थे। अब खैर मुझे भी नहीं पता किस तरह, पर उसके फैमिली ने किसी तरह से एक फोटो लेके भेजी छिप छिपा के, और किसी तरह से ट्रिक करके या कैसे भी उसे एक वीडियो कॉल पे लेके आए। अब यहाँ पे सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ हमारी टीम बैठी, उसकी फैमिली भी थी उसके साथ। अब उसकी फैमिली भी एक हाथ का डिस्टेंस लेके बैठती थी उससे, इतना डरते थे। अच्छा। इतना डरते थे उससे। अगर वो घूर के देख लेना, उसके पेरेंट्स उठ के चले जाएंगे वहां से। इतना डर बन चुका था उन 2-3 सालों में, इतना ज्यादा हो गया था। तो जब ये सेशन शुरू हुआ, अब मेरे पास सामने से देवांशु सर का सवाल आता है, महिमा जी क्या दिख रहा है? अब मैं कंफ्यूज कि बताऊं क्या। मैंने भीड़ देखी है उस लड़की के पीछे। अच्छा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 नहीं, पूरी भीड़। गिनती मुश्किल थी मेरे लिए, इतनी भीड़। मेरी कंफ्यूजन ये थी कि बताऊं तो किसके बारे में बताऊं। छोटी से लेकर बड़ी तक सारी एंटिटीज थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने ही शमशान उठा के भेजे हैं। अब हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले बड़ी एंटिटीज से शुरू करते हैं, छोटी तो अपने आप फिर साथ में। कई बार होता क्या है, जब बहुत बड़ी एंटिटीज होती है ना, तो वो अपने साथ भीड़ भी लेके चलती हैं। तो हमने कहा बड़ी एंटिटीज को उठाते हैं सबसे पहले। तो हमने वहां से किस्सा शुरू किया। करते करते अजीब बात ये हुई कि एक एंटिटी ऐसी थी जो कट ही नहीं रही थी, मतलब जिसकी पावर कम हो ही नहीं रही थी। हम लोग रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पर वो एक जगह खड़ी हुई है अपना बाहुबली बन के। अब हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, फिर देखा कि गड़बड़ तो है। मैंने दिमाग से कहा, मैंने कहा सर 2 मिनट रुको, यहाँ गड़बड़ है कुछ। जब चेक किया तो उसको एक सोर्स मिला हुआ था, मतलब कोई पीछे से उसको ताकत दे रहा था। कोई बैठा हुआ था अपना मंत्र पढ़ने के लिए, जिस मंत्रों से उस चीज को ऊर्जा मिल रही थी, वो लगातार चल रहे थे, कांस्टेंट। अब जब उन मंत्रों को पता करने की कोशिश की ये चल क्या रहा है, ये हो, क्योंकि मेरे लिए वो पहला ऐसा केस था जहां पे इतनी भीड़ थी या ऐसे एनर्जी पावर लिए जा रही थी और कम नहीं हो रही थी वो। अब जब यहां से हम लोगों ने कोशिश की जानने की, तो मैं विजन में क्या देखती हूँ, ऐसे ही अचानक से विजन अपने आप आने लगे। मैं देख क्या रही हूँ कि एक अंधेरा कमरा, उसमें एक तांत्रिक बैठा हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है सामने। उस सर्कल में कुछ यंत्र कुछ तो बना हुआ था, क्योंकि मेरे को नॉलेज तो नहीं है, मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ जो मैं देखती हूँ। मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने कोई साधना नहीं की है, तो मैं वही बता सकती हूँ जो मैं देखती हूँ। कुछ यंत्र था, मुझे भी नहीं पता वो कैसा था, क्या था, पर एक यंत्र बना हुआ था। वो तांत्रिक बैठा हुआ है, उस तांत्रिक के सामने एक बकरे का सर रखा हुआ है। अब सबसे पहले तो मुझे झटका लगा देख के, वो सिर्फ सर था अक्षय भाई, उस सर की पलकें झपक रही थी। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के, बोलते बोलते भी। वो बकरा ऐसे करके देखा है मुझे, पहला झटका। फिर देखा वहां पे एक बैठा हुआ था, जिसे कहते हैं ना हाफ ब्रीड या फिर हाइब्रिड कहते हैं। तो वो इंसान का दिमाग तो था, कुछ था, इंसान जैसा ही था, लेकिन इंसान नहीं था फॉर श्योर। कहीं जानवर जैसा दिख रहा है तो कहीं इंसान जैसा। और एक तरफ उसका गुरु बैठा था। गुरु जो कि जा चुके हैं, वो ब्रह्म राक्षस की फॉर्म लेते हैं जब तांत्रिक गुरु जाते हैं। तो एक तरफ बैठा है ब्रह्म राक्षस, सामने बैठा है वो, और इस तरफ बैठा है एक हाइब्रिड, और बीच में
वहां पे उस लड़की की फोटो रखी हुई है, उसी बकरे के बिल्कुल सामने फोटो रखी हुई है। उस फोटो पे सिंदूर लगा हुआ है, एक कुछ तो लाल रंग का खून था या क्या था पता नहीं, एक लिक्विड डाला हुआ है, उसपे नींबू रखा हुआ है, नींबू को 4 हिस्सों में काटा हुआ है, नींबू एकदम लाल हो रखा है और उस पे सुइयां लगी हुई है नींबू पे। ये क्रिया वहां चल रही थी ऑनगोइंग। अब यहाँ से जब मैंने दोबारा फिर उसको देखा, मैंने कहा ये मैं डर गई थी ऑनेस्टली, मेरा पहला केस था वो। मैंने देवांशु सर को बोला, देवांशु सर बहुत अजीब है ये, और मेरे को झटका लग रहा था बार बार क्योंकि मेरी एनर्जी वीक है, बीइंग अ मीडियम। मैंने कहा देवांशु सर ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत अजीब चीज है जो भी है। तो फिर से कोशिश की। वहां पे सबसे अजीब बात ये थी, उस क्रिया में वो करते हुए वहां पे वो लड़की बैठी हुई है अक्षय भाई। वो लड़की हमारे सामने सेशन करवा रही है और पर वो लड़की उधर वहां बैठी है। अच्छा जी। अब हमें यहाँ पे दिमाग घूम गया और ये समझ आया कि इस लड़की के शरीर में इस लड़की की आत्मा ही नहीं है, मतलब आत्मा खींच के उधर ले जा रखी। वहां ले जा रखी है और इसके शरीर में किसी और चीज को जगह दी हुई है जो इस शरीर को चला रही है। वो लड़की उस शरीर में है ही नहीं। अब यहाँ पे जो जद्दोजहद शुरू हुई, 2.5 घंटे लगे उस आत्मा को उस जगह से उठाकर शरीर तक लाने में। हर तरह की मेहनत लगी, हर तरह की पावर लगी, हर तरह से हम लोगों ने कोशिश की है और 2.5 घंटे लग गए। अब वो वहां तक ले तो आए हैं, जब देखा तब पता लगा कि उस शरीर में एक पिशाच है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत पुराना अच्छा खासा पिशाच था। अब अगर इस पिशाच को इस शरीर से निकाले तो शरीर बेजान हो जाएगा, और अगर आत्मा को शरीर में डाले तो पिशाच के साथ डाले कैसे। टास्क बहुत एक ट्रिकी था, डिफिकल्ट टास्क हो गया था, बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पे सोचना कि करें तो करें क्या। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी 1 सेकंड की गलती अक्षय भाई उस लड़की को कोमा में पहुंचा सकती थी, क्योंकि वो लड़की पहले ही बहुत वीक हो गई थी। उसका चेहरा सूज गया था, इतना बड़ा सूजा हुआ चेहरा था उसका, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं होती थी क्योंकि ताकत तो किसी और के पास है। सही है। अब यहां से करना था स्वैप, सेकंड के हेर फेर में इसको कर दो। अब पिशाच हटेगा, लड़की आएगी। उसके लिए हमने उसे सुला ही दिया पहले, लड़की को। क्योंकि अगर वो जागेगी तो वो पिशाच जागेगा साथ। वो मिनट लगेगा उसे अपना हाथ काटने में या कुछ भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने में, वो कुछ भी कर देगा लेकिन उसको लेके जाएगा फिर साथ। अगर उसे पता लग गया कि यहाँ ये कार्यक्रम सोचा जा रहा है। उस लड़की को हम लोगों ने, उसके माँ बाप ने किसी तरह से, यहाँ से हमने भी रिक्वेस्ट लगाई पर उसके माँ बाप ने वहां से दवाइयां जो उसकी चल रही थी वो दे के उसे सुला दिया, तब जाके उसको स्वैप किया गया। और उसे स्वैप करने से पहले उस पिशाच को उसके शरीर में बांधा हमने, उस पे बंधन लगाए, बंधन लगा के हमने जो भी हमारे देवी देवता हैं उनको रिक्वेस्ट किया कि अब आप आओ सामने, आपकी ज़रूरत है, एक बच्ची चली जाएगी, जान चली जाएगी एक। बहुत मुश्किल से उनके सामने माथा टेक के, माथा पटक के, जैसे मर्जी हमने उस पिशाच को उसके शरीर में से बांध के निकाला फिर, और उसी टाइम साथ में ऐसे स्वाप कर दिया। तब वो लड़की जाके होश में आई है, और उसके बाद भी उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि अब वो ताकत नहीं रही ना जो शरीर में थी। अब तो उसे सबसे पहले पता है उसने क्या बोला है, मम्मी मुझे पानी दे दो, प्यास लगी है। इतने टाइम से तो थे ही नहीं वो। तो मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी की एनर्जी, मतलब आप किसी की सोल को कहीं बैठा के क्रिया करके उसकी बॉडी में किसी और सोल को डाल सकते हो। होता क्या है, यह प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ अलग है। ठीक है। होता यह है कि आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करके, हाँ। जब उसकी जैसे गुड़िया बना दी जाती है, गुड़िया से काबू करते हैं, होता क्या है, वो उसकी सोल उस गुड़िया में डाल लेते हैं, एक सोल का पार्ट, डीएनए पार्ट। अब वो डीएनए सोल खींच लेता है, सोल के एक्शंस को कंट्रोल कर लेता है। उसी तरह से उस सोल को खींच लिया जाता है। पहले ब्लैक मैजिक किया जाता है, धीरे धीरे उसे इतना स्ट्रांग किया जाता है कि वो इंसान पूरी तरह उस ब्लैक मैजिक पे आ जाए, उसके वश में आ जाए। उसके बाद उसकी सोल खींच ली जाती है और उस टाइम पे उसको किसी और चीज को उस चीज में वास दे दिया जाता है। मोस्टली ये सोते हुए किया जाता है,
क्योंकि उस टाइम पे इंसान के रिएक्शंस नहीं आएंगे, वो बेहोश होके नहीं गिरेगा सबके सामने। पढ़ाई चला जाएगा। एग्जैक्टली इसलिए पता भी नहीं चलता। तो 2.5 घंटे लगे इसको सही होने में। इस केस को सही होने में 5 घंटे लगे, 5.5 ऑनेस्टली 5.5 घंटे वो केस चला हमारा। सिर्फ प्रोसेस इधर से उधर करने में 2.5 घंटे लग गए। तो अब क्या हाल चाल है उनके? हमने बोला था कि अभी हम लोग ये ठीक है अब, लेकिन फिजिकली ठीक होने में लगेगा 1-2 महीने, और बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके माँ बाप का कोई फोन नहीं आया, मतलब ठीक ही होंगे। कुछ होता तो डेफिनेटली कॉल आ ही जाता, सही बात। पर कोई फोन नहीं आया तो ठीक ही होंगे। तो इससे तो हमने काफी वैसे चीजें सुनी, स्वैपिंग की जो आपने बात बताई, जिंदा इंसान से नहीं कर सकते क्योंकि एक बॉडी डेड में कन्वर्ट हो सकती। खैर ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले उस पे केस पे। अब ये जो केस है ये मेरा नहीं है, मैंने इन पे हाथ भी नहीं डाला है, ये केस मेरे पास नहीं आया। मेरे एक और क्लाइंट हैं, उमरा नाम है, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो उनकी सिस्टर के साथ ये हुआ था, बट मुझे लगता है ये शेयर करना चाहिए क्योंकि इससे जनता को सीख मिलेगी एक बहुत बड़ी। तो होता यूं है कि ये 2 बहनें हैं, उमरा और शाइस्ता। उमरा उम्र में बड़ी हैं, उनसे 2 साल छोटी हैं शाइस्ता। उमरा की शादी हो जाती है, शाइस्ता ने कभी शादी नहीं की, पर वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी। अभी भी शादी नहीं की उन्होंने, वो उनका अपना फैसला था कि उन्हें कभी शादी करनी ही नहीं थी, लेकिन एकेडमिक्स में इतनी अच्छी थी, आईटी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करती थी। तो उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दुबई भेजा गया था जॉब के लिए, इतना अच्छा काम करती थी। तो दुबई की एक यूनिवर्सिटी में वो कोऑर्डिनेटर का काम करती थी। उनके अंडर इंडिया और पाकिस्तान से मिलाकर आई हुई लगभग 20 औरतें थी जो उनके अंडर काम करती थी एज एन आईटी टीचर। तो उनमें से कुछ तो अपनी फैमिली के साथ आई थी जो वहीं स्टे करती थी, कुछ जो सिंगल आई थी उनको ट्विन शेयरिंग में अपार्टमेंट दिया गया था, फुल फर्निश्ड, जिसमें एक अपार्टमेंट में 2 लड़कियां रहती थी। उनके साथ में जो लड़की रहती थी वो भी इंडियन ही थी, शाइस्ता के साथ में जो लड़की रहती थी, और हैदराबाद से ही बिलोंग करती थी। तो उन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी, सब अच्छा चल रहा था, जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, सीनियर लेवल पे थी, आज प्रमोशन भी होने वाला था, जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था। अचानक से उनकी जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो काफ़ी हैवी हो जाती है। उन्होंने गौर भी नहीं किया, चलता रहता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, कभी वेदर की वजह से, कभी किसी और चीज़ की वजह से, तो उन्होंने गौर नहीं किया। पर अचानक से एक दिन ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, वो चक्कर खा के गिर गई। जब हॉस्पिटल ले जाया गया, सारे टेस्ट करवाए गए, तो पता लगा कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उनके जो हेमोग्लोबिन था वो बिल्कुल नीचे लेवल पे आ गया था, इतना नीचे आ गया था कि आयरन के इंजेक्शंस लगाने पड़े सेम टाइम। अब इस प्रॉब्लम के साथ साथ उनको एक प्रॉब्लम और हो रही थी, उन्हें सपने आते थे, और हर वक्त, हर रोज एक ही इंसान दिखता था सपने में जो बहुत भयानक दिखता था, बहुत ही डरावना, एक 7 फुट का बहुत भयानक जला हुआ इंसान, और उसकी आंखें भी बाहर को निकलती थी जैसे। अब उन्हें लगा शायद स्ट्रेस है, कुछ भी करते करते साल भर बीत गया। अब एक दिन क्या होता है कि इनके साथ होता क्या है, ये सोई रात को, और इनको लगा इनका सांस दब रही है, सांस दब रही है, और इनकी आंखें खुल जाती हैं। ये कोशिश कर रही हैं, हाथ पांव हिल नहीं रहे हैं, चीखने की कोशिश करती हैं, आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन देख क्या रही हैं कि इनकी छाती पे वही इंसान बैठा हुआ है और इनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, और इनको कहता है कितनी भी कोशिश कर लो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अच्छा जी, तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये बहुत डर जाती हैं, लेकिन फिर बात को सोचती हैं शायद ठीक है, सपना था या क्या था, समझ ही नहीं पाती, एक डिलेमा में चली जाती हैं, सपना था हकीकत थी, समझ नहीं आया। अब इन्होंने ये बात अपनी जो रूममेट थी, जो फ्लैटमेट थी, उनसे की। उन्होंने भी बोला कि मैम शायद स्ट्रेस है, शायद बीमारी है, हो सकता है एंजाइटी हो सकता है कोई मेंटल इशू हो। अब यहाँ से 6 महीने और गुजर जाते हैं।
2008। अब दुबई में जॉब थी तो 2 साल में एक बार घर आने को पेड लीव्स मिलते थे, महीने भर के, 2-3 महीने के पेड लीव्स होते थे। तो ये इंडिया आई तो प्रॉब्लम बढ़ गई। रात में सोती थी तो स्लीप पैरालिसिस में चली जाती थी अक्सर। इनको इरिटेशन होने लगी, बीमारी होने लगी। लेकिन इन्हें लगा शायद वेदर चेंज है, कंट्री चेंज किया है, दाना पानी चेंज हुआ है, शायद वेदर चेंज होगा। सब ठीक था, आराम से कट गया 2-2.5 महीने। आखिरी के कुछ मतलब शायद 15 दिन बचे होंगे, ये लोग डिसाइड करते हैं कि फैमिली डिसाइड करती है कि एक बहुत जाने मानी पीर की दरगाह है, एक बार वहां होके आते हैं। तुम्हारे जाने का भी वक्त हो ही रहा है, तुमने वापस भी जाना है, एक बार किसी अच्छी जगह होके आते हैं। दिन तय होता है, बुकिंग्स हो जाती हैं, सारी फैमिली की पैकिंग हो चुकी थी। अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल गए तो इनको बताया गया कि आपके पेट में ना पत्थरी बनती जा रही है और वो अब ट्यूमर में कन्वर्ट हो गई है। अब उनको बोला कि इनका तो ऑपरेशन मतलब लेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अंदर गए, 3-4 घंटे हो गए, कोई बाहर नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है ऑपरेशन का चल क्या रहा है। एक नर्स भागी भागी मतलब बेतहाशा भागी हुई बाहर को आती हैं, तो उनको पकड़ लेते हैं घर वाले कि बताओ तो हमें हो क्या रहा है। तो वो कहते हैं कि आपको फॉर्म साइन करना पड़ेगा और ये लेजर में नहीं हो पाएगा, ये काट के ऑपरेशन करना पड़ेगा फिजिकली। कितनी बड़ी होगी थी पथरी? वही बताने लगी हूँ। जब वो ऑपरेशन किया गया, उनके पेट में से 12 स्टोन्स निकले, जिनमें से सबसे बड़ा तरबूज के साइज का था। ठीक है। सबसे सबसे बड़ा तरबूज के साइज का था और सबसे छोटा नींबू के साइज का था। उसके बीच में कुछ क्रिकेट बॉल साइज के थे, इतने 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 इतने। तो वो ऑपरेशन हुआ, अब वहां से जा नहीं पाए, वापस जाने का वक्त आ गया। अब वापस जाने में भी डिले हो गया क्योंकि रिकवरी में काफी टाइम लग रहा था। तो जब ये वापस गए, लगभग इन्हें रिकवरी में लग गए और 3-4 महीने। तो 3-4 महीनों के बाद, 5 महीनों के बाद जब ये वापस गई दुबई, तो पता चलता है कि भाई प्रॉब्लम अब नहीं हो रही, कभी कभी हो रही है, कम हो गई। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ब्लीडिंग कम नहीं हो रही थी। वो जो पीरियड्स वाली ब्लीडिंग थी वो कम नहीं हो रही थी। अब हाँ, इस बीच में मैं एक किस्सा, सॉरी मैं बताना भूल गई। जब पहले इन्हें ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही थी, तो इन्होंने जब अपनी फ्लैटमेट से डिस्कस किया था, तो उन्होंने जब मेंटल ट्रॉमा बताया, उसके बाद इन्होंने नोटिस किया कि एक पैटर्न था। इनके घर के बाहर कूड़ा रखते हैं, वहां पे ना फ्लैट के बाहर कूड़ा रख देते हैं, जो कि सुबह आके ले जाते हैं क्लीनर्स। तो इन्होंने नोटिस किया कि इनके पैड्स गायब हो रहे थे, पीरियड के गंदे पैड्स, यूज्ड पैड्स। वो यूज पैड्स गायब हो रहे थे। कुछ टाइम तक तो नोटिस नहीं किया, पर जब डेली होने लगा तो नोटिस किया कि वो गायब हो रहे हैं। इन्होंने फिर अपनी फ्लैटमेट को बताया कि यार ये ऐसे गायब हो रही है ये चीज। तब उनकी फ्लैटमेट का दिमाग थोड़ा खटका और उसने बताया कि एक और लड़की है, और अब मैं कंट्री नहीं बोलूंगी वरना विवाद हो जाएगा। तो वो दूसरी कंट्री से है और वो ना मेरे से पूछती है कि मैम के पीरियड्स आ गए। ओह माय गॉड, मैम के पीरियड्स लेट क्यों हो गए? जी। तो वो पूछती है कि मैम के पीरियड्स नहीं आए तो क्यों नहीं आए। मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। एग्जैक्टली। अब वो लड़की भी परेशान हो गई थी, वो कह रही अगर इतनी है तो मैम से पूछ लो डायरेक्ट। उसने पूछना बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं जहां पे ये वापस गई हैं दुबई, शाइस्ता। तो जब शाइस्ता वापस दुबई पहुंचती हैं तो उन्हें पता लगता है कि उस लड़की को हटा दिया गया है, जॉब से निकाल दिया गया, पाकिस्तान वाली को। हाँ जी, अब निकाल दिया गया है और वो ना अपना कुछ सामान भूल गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सामान को रख देते हैं। वैसे तो वो सारा ही ले गई थी, एक डायरी रह गई थी, पर्सनल डायरी। अब किसी अच्छा भी नहीं लगता पर्सनल डायरी खोलना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रख देते हैं, आएगी ले जाएगी अपना जब भी आएगी। तो 2 दिन बाद जो शाइस्ता की रूममेट थी वो अपने कमरे से भागी भागी आती हैं डर के मारे और कहती है मैम एक बार देखो।
उनकी डायरी के बीच वाले पन्नों पे, बिल्कुल बीच में, शाइस्ता की पीरियड्स की डेट लिखी हुई थी। ओ सॉरी, ये तो नॉट एक्सपेक्टेड था। शाइस्ता की पीरियड्स की डेट लिखी हुई है, और जो इंसान शाइस्ता को सपनों में परेशान करता था उसकी स्केच बनाई गई है उसी डायरी में। शाइस्ता का नाम लिखा गया है और कुछ ड्राइंग थी जो कि उन्हें नहीं समझ आई, लेकिन वो जो हिंदू लड़की थी जो शाइस्ता की रूममेट थी उसने बताया मैम ये काला जादू है, तंत्र है। क्यों किया नहीं पता, किस लिए किया नहीं पता, क्या रीजन था, क्या जेलेसी थी, कुछ नहीं पता, क्योंकि शाइस्ता उसको इतने अच्छे से जानती भी नहीं थी। जैसे बाकी 20-30 लड़कियां अंदर काम करती थी, टीचर्स थी, वैसे ही वो भी थी। तो रीजन कभी समझ नहीं आया, लेकिन उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से किसी की मदद ली वहां पे, और उस डायरी को जला दिया गया। तब से वो अब ठीक है। भाई गजब, किस चीज की दुश्मनी ये नहीं पता। आज तक नहीं पता लगा, वो आज तक इसी डिलेमा में है कि ऐसी क्या दुश्मनी थी, ऐसा क्या बोल दिया गया, क्या हुआ। हो सकता है कभी लीव मना कर दी हो क्योंकि सीनियर थी, तो कभी छुट्टी मना कर दी हो, या कुछ भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता, इसके लिए गिफ्ट लेकिन इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। कौन सी कंट्री की थी वो? तो खैर कंट्री छोड़ ही देते हैं, लेकिन इसमें सीख ये थी अक्षय भाई, इसीलिए मैंने ये केस उठाया, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी सीख है, वो ये कि आप अपनी जो पर्सनल चीजें हैं उन्हें इस तरह से डिस्पोज ना करें कि वो किसी के हाथ कभी लग सके। उसे हमेशा इस तरह डिस्पोज करें कि एटलीस्ट वो किसी के हाथ में ना आए। अगर बहुत ज्यादा नहीं तो उसे खत्म कर दें किसी तरह से, या फिर उसे, अगर जिस टाइम पे कूड़े वाले ने आना है या जिसने भी आना है कूड़ा आपका लेने के लिए, उस टाइम पे ही उसे डालो, या एटलीस्ट इसे घर से बाहर तो मत ही रखो कि कोई भी आस पड़ोस से उठा के उस चीज को यूज कर सके। ये लड़कियों की ये जो कुछ पर्सनल आइटम होती हैं, किसी के हाथ लग जाए ना, कठपुतली बनाने में मिनट नहीं लगाते, लिटरली बता रही हूँ। का जवाब चाहिए। हम अपने चैनल पे बहुत कोशिश करते हैं समझाने के लिए, और फिर हमें थोड़ा सुनने को मिलता है इस चीज को लेके। फीमेल खुले बाल परफ्यूम, सजावट, मेकअप और बहुत सारी चीजें जी जो इस टाइम पर आपने सब किया हुआ है जी। ये किस तरीके से एंटिटीज मतलब इससे इनसे अट्रैक्ट होती है, या कहाँ आपको ये सब करके नहीं जाना चाहिए, किन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये तो सबसे पहले आपने हीलिंग और इन सब चीजों में सीखा होगा गाइडेंस में। बिल्कुल। प्लीज लड़कियों को थोड़ा सा गाइड कीजिए इस बारे में। देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल ही रहे हैं तो एटलीस्ट प्रोटेक्शन बना के निकलिए। अगर आपको इतना जरूरी है कि आपको शादी में ही जाना ही है, कि किसी को ऐसी जरूरी में जाना ही है कि रात में निकलना ही है, तो फिर आप एटलीस्ट प्रोटेक्शन बना के चलें। कि आप एटलीस्ट, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन एक नींबू रख ले साथ में। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, एक पर्स में एक नींबू रख सकते हैं। नींबू नेगेटिव एनर्जी को सोखता है, तो अगर कुछ होगा भी तो वो सोख लेगा। लेकिन अगर बहुत ही कोई बड़ी चीज आ जाती है तो फिर आप घर में आने से पहले, बड़े बुजुर्ग हमारे ऐसे ही नहीं कहते थे, आज के लोग उसे अंधविश्वास मानते हैं कि घर में आने से पहले माचिस जला के पीछे फेंकनी है, या कुछ उपाय किए जाते हैं। वो बड़े बुजुर्गों को आजकल तो पागल ही मान लेते हैं कुछ लोग, कि अंधविश्वास है, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, लेकिन उसके रीजंस होते थे। अग्नि तत्व किसी भी नेगेटिव चीज को काट सकता है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं, नींबू रख सकते हैं, घर पे आने के बाद थोड़े उपाय कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, अगर लड़कियां स्पेशली, अगर आप जा रहे हैं, पहले तो यार बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप एक क्लेचर लगा लेते हैं, जहां जाना है वहां तक जाने के लिए, रास्ते के लिए क्लेचर लगा लीजिए, जाके क्लेचर निकाल लीजिए। बालों में कोई हेयर स्टाइल नहीं बिगड़ेगा, आपके बाल ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और परफ्यूम आप बता रहे थे, परफ्यूम आप ख्याल रखिए कि पहली बात तो इत्र ना हो, वो स्पेशली नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स इत्र में काउंट होते हैं, उसमें भी अगर फ्लोरल है और फ्रूटी है, तो ये दो आपके लिए खतरे का साइन है पक्का, इन्हें आप अवॉइड ही कीजिए। और अपने साथ आप छोटी मोटी चीजें होती हैं, नेल कटर रख लिया, कुछ लोहे का रख लिया, नींबू रख लिया,
लौंग रख ली, ये बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, आप कर सकते हैं। इनसे नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी? कम होगी। कम होगी। छोटी मोटी जो ये सड़क चलती हुई चीजें होती हैं जो अट्रैक्ट हो जाती हैं, एटलीस्ट वो नहीं होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रखेंगे तो फिर आपका कंफर्मेशन है कि आपको कुछ नहीं होने वाला? कंफर्मेशन किसी चीज का नहीं होता भाई। पैर तो कहीं भी पड़ सकता है। पैर तो कहीं भी बढ़ सकते हैं। अब आप कंफर्मेशन तो इस चीज का भी नहीं, आप बिना परफ्यूम या सिंपलिसिटी में भी जा रहे हो तो भी कुछ ना हो। इस बार होमवर्क करके आइए आप। बिल्कुल। आते हैं अगले किस्से पे, जो कि आज का शायद आखिरी किस्सा होने वाला है। अगला किस्सा पंजाब से है, ये मेरा ही केस है। तो मेरे पास एक केस आता है जहाँ पे जो मेरे क्लाइंट हैं पंजाब में, उनका काफ़ी बड़ा शोरूम है, ज्वेलरी के बिजनेस से बिलोंग करते हैं और काफ़ी अच्छा नाम भी है उनका। तो मैं उनका असली नाम तो नहीं बता सकती, अमर नाम रख लेते हैं। तो अमर जी का जब मेरे पास जो कांटेक्ट आया था, वो इसलिए उन्होंने कांटेक्ट किया था क्योंकि उनका बिजनेस रुक गया था, कुछ लॉसेस आ रहे थे, जो पेंडिंग पैसे थे वो फंस गए थे, और कुछ लीगल केसेस जो उन पे चल रहे थे, उसके लिए उनका कांटेक्ट उन्होंने मुझसे किया था। अमरदीप जी ने जब मेरे को कांटेक्ट किया और मैंने उनसे रीडिंग शुरू की वीडियो कॉल पे, तो सबसे पहले तो वो घर में बैठे हुए थे जब ये बात हो रही थी, जब सेशन चल रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि आपके दोनों बच्चे ठीक हैं? अब वो किसी के थ्रू आए थे, किसी ने उनको लिंक दिया था। उन्होंने मुझे बोला, जिनके थ्रू आए थे, अमर जी के जो फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बोला मैम इनका एक ही बच्चा है। अमर जी कह रहे हैं नहीं, अभी मेरे 2 बच्चे हैं अब। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैम, मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। मैंने कहा एक बार फिर से सोच लो। कह रहे मैम आप बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा आपको घर में पायल की आवाज़ आती है? आपके घर में एक फीमेल और एक बच्चा है, एंटिटी है? कह रहे हाँ आती है। और मेरे बच्चों को भी रात को अकेले नींद नहीं आती है, उनके खिलौने पड़े पड़े इधर से उधर हो जाते हैं, और रात में सोते हुए गलियारे में जो गैलरी है उनकी कमरों के बीच की, उसमें पायल की आवाज़ आती है, और कभी कभी ठंडी ठंडी हवा गुजर जाती है। और मेरे पास एक क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगी। अंधेरे में एक लाल रंग की रोशनी कमरे में ऐसे घूम रही है, कैमरा में आई है, क्लिप है, मैं आपको दूंगी। ठीक है, लगा देते हैं, देख लो, पहले देख लो। तो उन्हें समझ नहीं आया है चल क्या रहा है। तब मैंने उन्हें बताया कि आपके घर में ना एक फीमेल और एक बच्चा है, दोनों ही नुकसान नहीं देना चाहते, लेकिन वो अपनी मौजूदगी छुपा नहीं पा रहे, एक हद तक ही छुपा सकते हैं। तो उन्होंने कहा इससे नुकसान तो नहीं है? मैंने कहा देखो नुकसान तो कोई नहीं है, पर शांति करवाने में ही भला है। पैरानॉर्मल से जुड़ के कभी किसी का अच्छा नहीं होता इतना, खासकर जब आप आम इंसान हैं। आप ना उस चीज से बचना जानते हैं, ना आप उस चीज को देख सकते हैं, तो उस चीज के साथ रहना ठीक नहीं होगा। उस चीज को मुक्ति तो नहीं दिला पाए, लेकिन हाँ ठीक है, वो शांत थी, तो वो शांति में उनको छोड़ दिया गया वहां पे, कि अब उन्हें गुस्सा नहीं है, वो अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाती अब जो उनकी मेन प्रॉब्लम, जो वो जिसके लिए आए थे, अब मैंने उन पे आई। अभी तो प्रॉब्लम तो घर की थी ही नहीं, वो तो सामने आ गई, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम तो उनके काम की थी। मैंने उनसे पूछा कि आपका जो 50 गज वाला ऑफिस है यहाँ पे, उन्होंने बोला, टोक दिया मुझे, मैम मेरा ऑफिस 150 गज का है। मैंने कहा नहीं, 150 गज का तो आपका नया ऑफिस है, वो तो आपका शोरूम है। मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर पे है, और झूमर बहुत सुंदर लग रहा है। कह रहा मैम 3 दिन पहले ही लगवाया। मैंने कहा हाँ सिल्वर कलर का बहुत सुंदर लग रहा है। कह रहे हाँ जी, अपर ग्राउंड फ्लोर पे ही था। मैंने कहा नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही सर, मैं बात कर रही हूँ आपके 50 गज वाले ऑफिस की। तो कहते मैम लेकिन मेरा शोरूम वही है। मैंने कहा मैं उसकी बात कर ही नहीं रही हूँ, अब मैं भी अपनी जगह अड़ी हुई थी, जो मुझे दिख रहा है मैं उसको कैसे नकारूं। तो उन्होंने बोला मैम एक ऑफिस तो है, लेकिन वहां कोई जाता नहीं है, वहां पे एग्जीबिशन वाली ज्वेलरी को स्टोर करके रखा जाता है। मैंने कहा उस शोरूम में आपकी दीवार पे एक यंत्र बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, और क्रिस्टल है। वो मानने को ही राजी नहीं थे कि मैम वहां कोई जाता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सर मैं ना ज़्यादा बहस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसका क्या लॉजिक दूँ।
अब मैं आपको तो दिखा नहीं सकती बैठे बैठे, कल सुबह चले जाना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जो भी कह रहे हो, पर है क्या, उन्हीं के बिजनेस पार्टनर ने उन पे किया था। ओ, यंत्र था वहां पे मतलब। हाँ, अगले दिन मिला, उस पर बाद में आते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि हुआ क्या है, मैंने कहा ब्लैक मैजिक है, और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा इतनी हाइट का इंसान है, ऐसा दिखता है। उन्होंने मुझे 4-5 लोगों की ग्रुप फोटो भेजी थी और मैंने उसमें से बताया ये है। उन्होंने बताया मैम ये मेरा बिजनेस पार्टनर था और 2 महीने पहले मैंने इसे निकाला है, इसने कुछ गड़बड़ की थी बिजनेस में, मैंने इसे निकाल दिया है। मैंने कहा यही है। अब 2 दिन बाद, वो 2 दिन तक पता नहीं क्या देखा उन्होंने, नहीं देखा, मेरे पास 2-3 दिन बाद उनका फोन आया और मुझे कहते हैं मैम मेरे ना ऑफिस में एक पेंटाग्राम टाइप का बना हुआ था वॉल पे, उसके आगे उनके बिजनेस का दुकान का नाम लिखा हुआ था और एक क्रिस्टल रखा हुआ था। ओके। अब यहाँ से उनकी शुरू करते हैं हीलिंग करना। तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी नहीं, बहुत जल्दी ही सॉल्व हो गया, बट उसकी वजह से ना उनकी खुद की घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ गए थे, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो ये चीज़ें होने लगी थी। तो मैंने उन्हें बोला कि आप थोड़े टाइम रुको, फाइनेंशियल्स भी ठीक हो जाएंगे। तो भगवान की दुआ से अभी जो भी मार्केट में उनका पैसा फंसा हुआ था वो निकल गया है। हाँ, वो तो निकल गया है, पर केसेस अभी चल रहे हैं। अब यहाँ पे केसेस चल रहे थे अभी 2 हफ्ते पहले तक। तो हफ्ते पहले उनका मेरे पास फिर से फ़ोन आया, मैम मैं एक नया बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ और मुझे आपसे रीडिंग करवानी है नई दुकान के लिए। तो मैंने उन्हें पूछा था, मैंने कहा आपके उस केस का क्या हुआ? कह रहा मैम जिसने वो केस किया था ना उसने सुसाइड कर लिया है। जिसने वो केस किया था या जिसने ब्लैक मैजिक किया था? जिसने वो केस किया था, FBI वाला, और तेरी। क्योंकि वो केस झूठा था, हम्म। केस झूठा था। उन बेचारे थे वो तो इन्वॉल्व भी नहीं थे, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, केस किसी और पे चल रहा था, वहां से इन्वॉल्व होके ही आए थे, तो वो मेन बंदा निकल लिया। वाह। और जिसने किया था हाँ जी। वो अभी कहाँ है किसी को नहीं पता है, खैर उन्हें भी नहीं पता। जैसे कि आपने सुना, महिमा ने बताया कुछ ऐसे किस्से जो कि बहुत ही अलग थे, कैसे चीज़ों पे काम किया जा रहा है, कैसे हमारे साइड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं पर हम खुली आंखों से उन्हें देख नहीं पा रहे। महिमा का ये पॉडकास्ट हमारी नज़रों में बहुत बेहतरीन था और आपको भी अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि महिमा को हम चाहेंगे दोबारा बुलाएं और डेयर टू स्टे सीजन 1 में ये दिखने वाली है मायावी चाल, जो हमारा आने वाला है अप्रैल के एंड तक। और यही कहूँगा कि इसी तरीके से प्यार देते रहिए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जो है महिमा का डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है, तो जाके फॉलो भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और कौन सा इंसिडेंट ऐसा था जिससे आप रिलेट कर पाए। इसके बाद यही कहूँगा कि हमारा जो चैनल है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, आप इसी ऑडियंस है, आप ही से ये पूरा शो है। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि इसकी जो यूएसपी है, जो दूसरे चैनल से हमें अलग बनाती है, वो यही है कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुला रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा लगे यार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, या फिर मैं जनता को कुछ सीख देना चाहता हूँ, कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जहां पर मेरी गलती किसी के लिए सीख बन पाए, तो आप उसका सदस्य बन सकते हैं इस चैनल का। पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसका पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी टीम, दिल्ली में हमारा सेंटर, आपको बुलाया जाएगा, फिर हम इसी तरीके से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ ऐसा कंटेंट लाएंगे जिससे अवेयरनेस हो पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ अपने मेन चैनल पे उसे अपलोड करूंगा रिकॉर्ड करके। और इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए जिस तरीके से आप दे रहे हैं। फेसबुक पे हम 80,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं, स्पॉटिफाई पे हम ऑलरेडी ट्रेंडिंग में, और ये सारी चीज़ें आप ही से पॉसिबल हो पा रही है। इसी तरीके से प्यार देते रहिए। घर परिवार में चीज़ों को समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें होती हैं, या आपका पैर कहीं पड़ जाता है, परफ्यूम, इत्र, या फिर ये खुले बाल और ओवर मेकअप कैसे आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, तो छोटी छोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसी के बाद अपने घर परिवार में प्यार बना के रखिए, भाई बहनों को साथ में रखिए, अपने घर वालों की सुनिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, जॉब की तरफ ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा है पैसों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो बाकी चीज़ें अपने आप ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो चीज़ें आपको बचा के रखती हैं, भक्ति, भगवान, पितृ, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवी, जो भी आप जिनके शरण में आप जा सकते हैं, जाइए। इसी तरीके से वीडियो को प्यार देते रहिए, चैनल को प्यार देते रहिए। हम नई वीडियोस, नए पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।